नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और लोग पश्चिम बंगाल के खेले में बिजी हो गए थे शिव जी, तमिलनाडु के खेले में बिजी हो गए थे, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता था। और एक बड़ा झटका, बीजेपी के एक बड़े नेता को जो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। अब ये देखिए खेला कैसे शुरू हो गया। मुरली मनोहर जोशी ने बोला, कल राजनाथ सिंह ने बोल दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया लखनऊ जाकर किसी को ये बता चुके हैं कि आपको प्रधानमंत्री बनना है। और अब गुजराती लॉबी ने योगी आदित्यनाथ की हद बता दी है शिव जी, कि दिल्ली को भूल जाओ, दिल्ली के दरवाजे अभी खुले नहीं है। और मुझे तो याद आ रहा है निशिकांत दुबे का बयान, क्या उन्होंने 20-25 साल बोला था शायद, कि अभी तो मोदी जी है तो 20-25 साल दिल्ली में प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने खुद ही बोला था कि मैं पीछे की नहीं सोचता 75 साल की, मैं आगे की 25 साल की सोचता हूं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रभाव वाली गुजराती लॉबी, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने योगी आदित्यनाथ को संदेशा भिजवा दिया है, दिल्ली के बारे में मत सोचना, दिल्ली आने की अभी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस पद के बारे में आप सोच रहे हैं वो पद अभी खाली नहीं है। भले ही मुरली मनोहर जोशी बोलते रहे, भले ही राजनाथ सिंह बोलते रहे, भले ही आगे जाके नितिन गडकरी बोलना शुरू कर दे, भले ही मोहन भागवत बोलना शुरू कर दे, लेकिन गुजराती लॉबी ने संदेशा भिजवा दिया है, कुछ भी हो जाए साहेब का झोला उठेगा नहीं अभी। अब ये योगी आदित्यनाथ को तय करना है। लखनऊ से दिल्ली का रास्ता तो बंद हो गया, अब लखनऊ में रहेंगे, लखनऊ से गोरखपुर जाएंगे, या फिर अड़ने लड़ने की कोशिश करेंगे, मैदान में आके दो दो हाथ करेंगे गुजराती लॉबी से। एक बड़ी खबर, किसने बोला, कैसे बोला, और इस बार सूत्रों के हवाले से खबर नहीं है शिव जी, ऑन रिकॉर्ड योगी को बोल दिया गया है, दिल्ली छोड़िए, दिल्ली भूलिए, लखनऊ संभालिए। यानी जो रायता 2024 के लोकसभा चुनाव में फैलाया, एक संदेशा देने की कोशिश की जा रही है, उसको संभाल लीजिए। और क्यों उस रायते को संभालने की बात कही जा रही है? 2014 का लोकसभा चुनाव, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उत्तर प्रदेश के प्रभारी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे। 73 सीटें 80 में से जीती थी एनडीए गठबंधन ने शिव जी, 71 बीजेपी और 2 अपना दल। 5 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव, सीटें घटी लेकिन 64 जीता, 62+2 एनडीए ने 64 जीता। उसके 5 साल बाद तीसरा कार्यकाल 2024 का लोकसभा चुनाव, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट जो है शिव जी, वो बड़ी मुश्किल से हारते हारते बचे वो। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को ऐसा झटका उत्तर प्रदेश में लगा जिससे भारतीय जनता पार्टी उबर नहीं पाई। 73 और 64 वाली भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों के साथ मिला के सिर्फ 36 सीटें मिल पाई। और वो सिर्फ 36 सीटें नहीं, उसके पीछे का गणित है वो डरा रहा है भाजपा को। भारतीय जनता पार्टी को 41.7% वोट के साथ 33 सीटें मिली, 41% वोट मिला था शिव जी। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 33% वोट मिला था। मैं दर्शकों से कहूंगा जरा ध्यान से देखिए, समाजवादी पार्टी को सिर्फ 33% वोट मिला था, बीजेपी को अकेले 41.7% वोट मिला था। और इस बार तो कहा जा रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो 9.5% के आसपास का जो पिछला लोकसभा चुनाव में जो वोट मिला, अब वो है, उसमें सेंध लगा रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ओबीसी को भी साधने की कोशिश कर रही है, पीडीए के फॉर्मूले के साथ अखिलेश यादव मैदान में उतरे हुए। अगर 2-2.5% भी मायावती के वोट बैंक में और सेंध लगी, सिर्फ 2-2.5%, कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर ये जो 33.8 यानी 34% के लगभग जो समाजवादी पार्टी है, अगर ये 36-37% के लगभग पहुंच जाती है, और जो 9.5% के लगभग कांग्रेस पार्टी है, अगर ये 12% पहुंच जाती है, तो ये आंकड़ा 48-49% हो जाता है। और उसमें उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में तकरीबन 225 से 235 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को मिल सकती है। और यूपी गया तो फिर करने को कुछ बचेगा नहीं। ये वो समीकरण है जिसका डर नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिखा रहे हैं। उन्होंने मोहन भागवत को कन्विंस करने की कोशिश की, मोहन भागवत को कई बार दौरे पर जाना पड़ा उत्तर प्रदेश के। संगठन का गठन होना है, पुनर्गठन होना है यूपी में, नए तरीके से गठन होना है, मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है। अब बेचारे पंकज चौधरी लखनऊ से दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं।
पार्टी कार्यालय से निकलते हैं तुरंत लखनऊ चले जाते हैं, लखनऊ में बैठक करते हैं फिर दिल्ली आ जाते हैं, इधर से उधर फाइलें लेके घूम रहे हैं, इधर वाले कुछ नाम लिख के भेजते हैं, वहां जाते हैं योगी जी उसमें से कुछ नाम काट देते हैं, फिर भागे भागे बेचारे दिल्ली आते हैं। अब उनको दौड़ाया जा रहा है, यहाँ तक कि विनोद तावड़े भी चले गए, लेकिन अभी तक वो फाइल जो है उसके नामों पर क्लियरेंस नहीं मिला है। योगी आदित्यनाथ कुछ बड़ा सपना देखते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब सीधे सीधे बीजेपी आला कमान ने कह दिया दिल्ली भूल जाइए, पहले लखनऊ संभालिए। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, इस देश के सबसे तेज चैनल ने बाकायदा उसकी हेडलाइन चलाई है, वो हेडलाइन एक बार आप चला दीजिए तो फिर मैं पूरी खबर भी एक बार बता देता हूं। ये देखिए, ये सूत्रों के हवाले से खबर नहीं है, आज तक की खबर है। योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे नितिन नवीन का यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान। बीजेपी ने यूपी में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने पत्ते खोल दिए हैं। बीजेपी यूपी में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, इस बात का खुलासा पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने खुद ही कर दिया। इतना ही नहीं, सूबे में सत्ता की हैट्रिक लगाने का भी दावा किया। इसको हटा देते हैं शिव जी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता चुनाव लड़े, घोषित नहीं किया था कि चुनाव जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बने, घोषित किया था? नहीं किया था। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, कह रहे थे उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, नहीं बताया था कि भाई शिंदे होंगे या देवेंद्र फडणवीस होंगे। राजस्थान में भी नहीं बताया था कि कौन होंगे, जबकि वसुंधरा राजे सिंधिया एक बड़ी दावेदार थी। पिछले कुछ चुनावों में किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सिटिंग मुख्यमंत्री तक को मुख्यमंत्री नहीं माना। असम में तो स्वघोषित तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा है। तो ऐसा क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और एक साल पहले बीजेपी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बोल देते हैं, और जिस दिन बंगाल और तमिलनाडु में मतदान चल रहा होता है उसी दिन ये खबर इस देश के सबसे तेज चैनल पे आ जाती है। यानी योगी आदित्यनाथ को उनकी हद बता दी गई है कि पहले आप उत्तर प्रदेश जिता के लाइए, 2027 का विधानसभा चुनाव जिताइए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाइए, और उसके बाद फिर आप दिल्ली आइएगा और फिर हमें बताइएगा कि आपको दिल्ली में क्या चाहिए। लेकिन अभी नहीं, यानी कह दिया गया कि जो गलती आपने 2024 में की और मोदी जी को पहली बार अल्पमत की सरकार चलाने पर मजबूर होना पड़ा, तो मोहन भागवत जाके कितना भी आपको आश्वासन दे दे, आपकी टीम आपको कितना ही ज्यादा बड़ा नेता बताती नजर आए, टाइम मैगजीन भले ही खबर छाप दे, आपकी पीआर टीम उत्तर प्रदेश ही नहीं इस देश के तमाम राज्यों में आपके बारे में अच्छी अच्छी खबरें छापते रहे, दिल्ली में आपके बड़े बड़े बैनर पोस्टर लग जाए, लेकिन गुजराती लॉबी अभी कुर्सी खाली करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का जो झोला है अभी वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए गया हुआ है, उसमें साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, निशिकांत दुबे के शब्दों में कहूं तो 25 साल लगेंगे। तो दिल्ली दरबार में जगह खाली नहीं है, जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहिए, और अब तय योगी आदित्यनाथ को करना है। शिव, अब झोला जब धुलेगा तभी तो नया थैला आएगा, जब तक झोला धुल रहा है अभी तो झालमुड़ी भर दी गई है झोले में। झालमुड़ी खा के प्रधानमंत्री मस्त हैं। ट्रंप कह रहा है कि भारत नरक है, कह रहा है वहां की महिलाएं बच्चे टपकाती हैं, ये शब्द यूज कर रहा है। और यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जूतम पेजार है, पूरे विश्व में हाहाकार है। ट्रंप को छोटे छोटे देश भी चुनौती दे रहे हैं, छोटे छोटे देश उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। ईरान ने तो 50 साल झेला है, 50 साल आर्थिक संकट, 47 वर्ष उस पर कितने पाबंदियां लगी रही, लेकिन झुका तो नहीं। पाकिस्तान जैसा नामुराद। कुल मिला के यह है कि हम कुछ भी कहें और हम कुछ भी सुने, हमारे पास कहने को कुछ है नहीं। इसलिए हमारा ये सवाल किस पर बनता है, चाहे योगी को प्रधानमंत्री बना दो, अमित शाह को बना दो, नरेंद्र मोदी को, जब किसी को कुछ करना ही नहीं है संतोष जी, तो किसी को बिठा दो। कोई आए, एक चपत मारे और चला जाए, वहां किसी को उठा के कहीं बिठा दो। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि यूपी में आप देखिए, कल आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल एक पीड़िता के घर गया, सबके सर फोड़ दिए, और जो पुलिस थी पुलिस भी पिट गई। अब आप सोच सकते हो जिस राज्य की पुलिस पिट रही हो वहां कैसा कानून व्यवस्था है, और कानून व्यवस्था तो आप भली बात उत्तर प्रदेश का समझ रहे होंगे। तो फिर नितिन नवीन ये नहीं कहेंगे कि तुम अभी यूपी लायक ही नहीं संभाल पा रहे हो, तुम दिल्ली लायक नहीं हो, वहीं रहो
और चुनाव के बाद विचार करेंगे कि यूपी पे भी रहोगे कि नहीं रहोगे। इधर 15 जून तक उनका किसी अरिस्टोलाइजर ने उनका समय भी बहुत खराब बताया है कि तब तक कुर्सी बचेगी कि नहीं बचेगी। 4 मई को क्या परिणाम आएंगे, 4 मई को गुजरात लॉबी मजबूत होगी कि गुजरात लॉबी कमजोर होगी, उसके बाद तय होंगे कई मुख्यमंत्रियों के। 4 मुख्यमंत्री इस लाइन में लगे हुए। ऐसे में सवाल यह है कि ये पोस्ट उसी दिन क्यों आती है जिस दिन तमिलनाडु और बंगाल जैसे बड़े राज्यों में वोट पड़ रहे थे। सवाल ये है संतोष पाठक जी, इस पर आप दर्शकों को जानकारी दीजिए कि ये उसी दिन क्यों आई जब 2 बड़े राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। एक बात मैं अगर गलत हूं तो मैं भक्तों से खासतौर से कहूंगा मुझे याद दिला दे। 2022 का यूपी का विधानसभा चुनाव तमाम पत्रकार पूछते रहे, बीजेपी ने नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश में उनका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन हो। ध्यान से सुने दर्शक, वो तो केशव प्रसाद मौर्य अपनी विधानसभा की सीट हार गए, नहीं तो हो सकता था कि कुछ और हो जाता। अब 2027 में ऐसी क्या जल्दी आ गई कि 1 साल पहले ही बीजेपी अनाउंस कर दिया कि योगी आदित्यनाथ ही सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपसे याद कीजिएगा शिव जी, 3-4 महीने पहले एक स्टोरी में मैंने बताया था कि योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले उनको दिल्ली में स्थापित कर दिया जाए, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश जीतने का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी को भी नहीं है। शिव, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अब इनको लग नहीं रहा है कि हम यूपी जीत सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला या राहुल गांधी का राग वो नहीं है। इसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश के भाजपाई मुख्यमंत्री पर एक जाति विशेष का पक्ष लेने का ठप्पा लग गया है। भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक है वो बीजेपी से नाराज होकर पड़ा हुआ है। जो मायावती की पार्टी से टूटकर जो दलितों का एक वोट बैंक जो आया था बीजेपी की तरफ, अब वो मायावती से पिछली बार ही निराश हो गया था, इस बार बीजेपी से निराश हो गया है। वो अगर अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में चला जाएगा और 4-5% वोट का ही फर्क पड़ जाएगा, और इस बार एसआईआर को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव बिल्कुल अड़ के आखिर समय तक लड़ते रहे और जिस तरह से बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर वोट कटे हैं, बीजेपी को अब यकीन नहीं हो पा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश को जीत सकते हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने गोटियां सेट की। और गोटियां कैसे सेट की उन्होंने? भैया सब कुछ को साधने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को भी विदेश जाने की इजाजत एक तरह से दे दी उन्होंने, वो भी विदेश चले गए। योगी आदित्यनाथ भी विदेश घूम आए और मोहन भागवत जो है वो उनको प्रधानमंत्री बनाने का आश्वासन देकर आ गए। पूरे उत्तर प्रदेश में 2 लाख के लगभग स्वयंसेवक चुनावी ड्यूटी में एक तरह से अलग से लगा दिए गए। और योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि भैया विधानसभा चुनाव से पहले तय हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं दिल्ली जाकर बैठ जाऊंगा तो यूपी 101% जीतेंगे, 350 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। लेकिन गुजराती लॉबी झांसे में आई नहीं। उन्होंने कह दिया भैया ठीक है, 350 जीतो, 400 जीतो, 205 जीतो, 210 जीतो, 220 जीतो, पहले आप 27 का चुनाव जिता के आओ और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा के आओ, फिर बात करते हैं। अब बात करते हैं बंगाल। देखिए कुछ मैसेज आप समझने की कोशिश कीजिए। ये बात सही है शिव जी कि जो अमित शाह के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, हेमंता बिस्व शर्मा असम से आते हैं। अगर लोकसभा सीटों की तुलना देखा जाए तो निश्चित तौर पर वहां सीटें कम है, लेकिन वो पूरे जो है वो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को जोड़ लेते हैं और पूरे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को जोड़ के 25 के आसपास सीटें हो जाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी वो हेमंता बिस्व शर्मा एक बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभा रहे हैं और अभी तो उन्होंने मछली खाने का चैलेंज ममता बनर्जी को दे दिया है। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें आती और 25 नॉर्थ ईस्ट की हो गई, तो ये 67 हो गया। तो योगी आदित्यनाथ के मुकाबले अगर हेमंता को खड़ा करना है तो जाहिर सी बात है कि उनके पास 2 राज्यों का 3 राज्यों का एक बैकअप होना चाहिए। और ममता बनर्जी के साथ हेमंता बिस्व शर्मा की वो चुनावी टीका टिप्पणी तो खैर चलती रहेगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संबंध बहुत अच्छे हैं। जब राज्यपाल हुआ करते थे पश्चिम बंगाल के अपने जगदीप धनखड़ साहब, और उनकी तनातनी थी, लेकिन जब उपराष्ट्रपति चुनाव आया तो किस तरह से मैनेज किया उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में हेमंता बिस्व शर्मा ने ममता बनर्जी को, ये अपने आप में बहुत मार्के की बात है। तो इसलिए बंगाल में मतदान के दिन एक संदेशा देने की कोशिश की गई है वहां के मतदाताओं को कि हेमंता बिस्व शर्मा को आप सिर्फ असम का मुख्यमंत्री या नॉर्थ ईस्ट का मत मानिए, उनको एक बड़ा मिलेगा और जो बड़ा मिलेगा तो बंगाल में फायदा होगा। वो एक अलग तरह का संदेशा देने की कोशिश की गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए
एक बड़ा झटका है। अब वो योगी आदित्यनाथ तय करेंगे। उनके पास 3 रास्ते हैं। चुपचाप मुख्यमंत्री बनकर लखनऊ में बैठे रहें और 27 की तैयारी करें। 27 की लड़ाई बहुत कठिन है और 27 का विधानसभा चुनाव अगर इनके नेतृत्व में अगर हार जाएगी पार्टी, तो फिर क्या कहेगी गुजराती लॉबी कि देखिए 17 में इन्होंने चुनाव जीता नहीं, हमने बनवा दिया इनको, जबकि पोस्टर पे भी नहीं थे। 22 में फिर स्थितियां पलटी, फिर हमने बना दिया। अब ये 27 में हार गए तो हम क्या करें? तो फिर उनको कहा जाएगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर यूपी में रहना है आपको तो बने रहिए, नहीं रहना है तो सांसद बन के दिल्ली आ जाइए। अब उस भूमिका में अगर सांसद बन के दिल्ली आएंगे तो उनकी हालत वैसी ही हो जाएगी जैसे लखनऊ में उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य की कर रखी है। मंत्रालय बदल दिया, अधिकारी पसंद का नहीं है, कामकाज होता नहीं है, पोस्टर बैनर में तस्वीरें आती नहीं है, तो वो हालत हो जाएगी। या दूसरा कि अब वो मोहन भागवत से 1 to 1 बात करे और उसके बाद गुजराती लॉबी के खिलाफ लड़ जाए, खड़े हो जाए। और ये मान लीजिए कि अगले कुछ दिनों में फिर योगी जी का बयान आएगा कि मैं दिल्ली छोड़िए, मैं तो गोरखपुर जाना चाहता हूं। तो अब वो तय करे कि दिल्ली दरबार से लड़ेंगे, मोदी और शाह से वो लड़ पाएंगे, या फिर वो गोरखपुर चले जाएंगे, या फिर वो लखनऊ में उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव जितवाने का एक बड़ा टास्क, एक बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे। और मैं फिर ये कह रहा हूं, लोग कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में कहां गफलत हो गई थी। लोकसभा चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रभारी तक नहीं था। शिव जी, ताली एक ही हाथ से नहीं बजती है। मैं फिर वही कह रहा हूं, कई बार स्थितियां ऐसी बनती है जैसे अभी ये हो रहा है कि बंगाल कौन बीजेपी का नेता जीतना चाहता है और कौन कौन सा बीजेपी का नेता जो बंगाल और असम हारना चाहता है। यही हालत उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में थी। वो तो थोड़ा थोड़ा कहीं राहुल गांधी चूक जाते हैं। अगर राहुल गांधी में इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसी शार्पनेस होती, कुटिलता नहीं कह रहा हूं मैं, शार्पनेस होती ना, तो स्थितियां कुछ अलग तरह की होती। अखिलेश यादव भी एक अलग तरह की कोटरी से घिरे हुए हैं। उस कोटरी से जब तक वो निकलेंगे नहीं, तब तक उनको समझ में नहीं आएगा कि यूपी की सत्ता उनका बाहें खोले इंतजार कर रही है। उन्हें बस थोड़ा सा अपने आप को बदलना होगा, नेताजी की तरह जातियों का एक गुलदस्ता बनाना होगा, और जो उनके इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं ना, उसमें तमाम जातियों के लोगों को शामिल करना। ये जब तक वो नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ी फेवरेबल कंडीशन थी सिर्फ 2022 में। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो इतनी सीटें 43 जीती है, इससे कहीं ज्यादा फेवरेबल कंडीशन। अगर थोड़ा सा अखिलेश यादव उसको मटेरियलाइज कर पाते और सिर्फ 2.5-3% वोट ही उनका अगर बढ़ पाता, तो ये सीटों की संख्या करीब 50 के आसपास होती यूपी में समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद। और आप समझ रहे हैं, 43 से अगर 50 हो जाता, 7 सीट कम हो जाती, तो इधर क्या हालत होती। ये एक बेसिक फर्क है, और इसी बेसिक फर्क ने अब बीजेपी में एक बड़ा घमासान खड़ा कर दिया है। गुजराती लॉबी का संदेशा बिल्कुल साफ है, अब गेंद योगी आदित्यनाथ के पाले में है। अब वो गेंद अपने पाले में रखते हैं या नागपुर भिजवा देते हैं और नागपुर का साथ लेके गुजराती लॉबी पर पलटवार करते हैं, या फिर नागपुर कहेगा कि ठंड रखो, अभी हमारे तर्कस में अभी जोशी जी निकले हैं, राजनाथ निकले हैं, 1-2 तीर अभी और है, उनको निकालने तो फिर बात करेंगे आपके बारे में। तो इंतजार करना पड़ेगा शिव जी। अब देखते हैं, इंतजार तो करना ही पड़ेगा, इंतजार के अलावा और क्या है। अभी देखना तो यह है कि भाजपा अपने जो कई राज्यों के मुख्यमंत्री को ताश के पत्ते की तरह फेंटने की फिराक में है, वो अगला कदम उसका क्या होगा, वो अगली तैयारी क्या करेगी, इस चीज पर अभी निगाह सबकी टिकी हुई है। और हमें भी प्रतीक्षा करनी चाहिए, हमें भी इंतजार करना चाहिए। तो फिलहाल यही मान के चला जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाना का जो कार्यक्रम था वो अब स्थगित कर दें। उनके अधिकारी भी अब इस पर अपने प्रपत्र अपने कांख में घुसेड़ लें कि भैया अब ये प्रपत्र दिल्ली तक नहीं पहुंचेंगे। रोज के सपने थे वो छोड़ दें, जो वो अभी प्रचार कर रहे थे बंगाल में, वो एज ए प्राइम मिनिस्टर मान के कर रहे थे, लंबी चौड़ी हाँकना इधर से उधर। वो उनके अधिकारी उन्हें जो समझा रहे हैं वो मोदी पैटर्न समझा रहे हैं। आप कभी भी संतोष जी इसका आकलन कीजिए, जैसे मोदी जी ने गुजरात में किया है, आप उसी पैटर्न पर चलिए और आपको प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये कितनी बात सच बैठेगी, कितनी इस बात पर मोहर लगेगी, क्या इन्हीं अधिकारियों के चक्कर में, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी एक अलग तरीके के नेता है, अमित शाह और मोदी एक अलग तरीके के नेता है। तो क्या ऐसा ना हो ये अधिकारी पीएम की कुर्सी के चक्कर में सीएम की कुर्सी भी गड़बड़ा दे। इस पर भी इन लोगों को विचार करते रहना चाहिए, मनन करते रहना चाहिए। हालांकि इस खबर पर दर्शकों के भी ऊपर छोड़ूंगा
क्या आपको लगता है कि ये जो नितिन नवीन का बयान है, ये नितिन नवीन का बयान है या फिर उनसे दिलवाया गया बयान है? इस पर भी हम दर्शकों से जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी नितिन नवीन राजनीति में इतने परिपक्व नहीं हुए हैं कि ये उनका बयान हो। तो आप हमें जरूर बताएं कमेंट में। और इसी के साथ संतोष जी जी नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बिहार से आते हैं, बिहार में लंबे समय तक राजनीति की, बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो नितिन नवीन तय ही नहीं कर पाए। और यूपी में विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले वो बता रहे हैं कि योगी जी ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। ये बिना अमित शाह के कहे इस तरह का बयान वो दे नहीं सकते। मैं सीधा सीधा कह रहा हूं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं तो उदाहरण बता देता हूं, महाराष्ट्र का चुनाव भी शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया, मध्य वो प्रदेश का चुनाव शिवराज के नेतृत्व में लड़ा गया, राजस्थान का वसुंधरा के नेतृत्व में लड़ा गया, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो कौन सी नई बात है? नहीं 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 नहीं, यहाँ वो कह रहे नहीं, यहाँ वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार योगी आदित्यनाथ होंगे। यानी आपने बांध दिया है उनको कि भैया मुख्यमंत्री आप ही को बनाना है, तो जीत हुई तो आपकी, हार हुई तो आपकी। मतलब ये सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को कह दिया गया है। कोई मोदी मॉडल नहीं। मोदी जी प्रचार करेंगे, धुआंधार प्रचार करेंगे, अमित शाह प्रचार करेंगे, धुआंधार प्रचार करेंगे। वो कहेंगे कि हमने काशी को क्योटो बना दिया है, अब वो बना हो ना बना हो। वो मिर्जापुर को लेकर कहेंगे हमने क्या बना दिया। जहां जहां जाके उन्होंने जो जो वादे किए वो कहते हुए नजर आएंगे। पिछली बार का मुझे याद है, कुछ उन्होंने सांडों को लेकर, जो आवारा पशु है उनको लेकर कोई वादा किया था कि कितने दिन में या महीने में शायद ये समस्या खत्म हो जाएगी। वो तमाम वादों की याद दिलाते रहेंगे, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि भैया जीत होगी तो मैं हूं, तब तो मोदी ब्रांड है, हार हो गई तो फिर वो योगी की हार है। अब ये तुम तय कर लो कि 2027 कैसे जितवाना है। हमने तो बता दिया है कि मुख्यमंत्री हमको तुमको ही बनवाना है, दिल्ली लेकर नहीं आना है, क्योंकि दिल्ली में अभी नो वैकेंसी का बोर्ड लगा हुआ है। तो जहां हो वही काम करके दिखाते रहो। और अगर इधर आने की कोशिश करोगे तो पता लगा उससे थोड़ा सा और किलोमीटर, लखनऊ से गोरखपुर कितने किलोमीटर होगा, थोड़ा सा और पीछे चले जाना पड़ेगा। 250 किलोमीटर। हाँ, तो वो है ही। और वो भी मठ भी एक साम्राज्य है शिव जी। हालांकि मठ का मान तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भी ऊपर होना चाहिए, लेकिन ठीक है, ये नई राजनीति है। चलिए अभी दर्शकों पर छोड़ देते हैं कि वो हमें क्या जवाब देते हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।